बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व इतरतिही बिअददि कुल्लि मअलूमिन लका व बिक़द्रि अज़मति ज़ातिका फ़ी कुल्लि वक़्तिन वहीन। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हमने 9वें और 10वें चैप्टर के बारे में बात करनी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो अब तक हमारा टेन्योर है या अब तक जो हमारा स्टडी पोर्शन था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे से बात की। उसके बाद फिर जनाब स्ट्रेटजी, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्रोजेक्ट के गोल डिफाइन किए, फिर एस्टिमेट किया, फिर प्रोजेक्ट के अंदर नेटवर्किंग चेक की और साथ ही शेड्यूलिंग भी और रिस्क भी। आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो हमारी यहाँ से डिस्कशन है कि हम ये देखना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट जो है उसका ड्यूरेशन कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, और अगर करना है तो उसकी क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ड्यूरेशन की क्या कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हमें इक़दाम करने होंगे और इसे कैसे कम किया जा सकता है बिफोर दी टाइम पीरियड। आप इसको कैसे जो है वो सारे मामले को टैकल कर सकते हैं और इसके ऊपर कैसे अमल दरामद हो सकता है, ये आज हमने डिस्कशन करनी है। बात को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, टाइम ट्रेड ऑफ और कॉस्ट ट्रेड ऑफ। टाइम इज मनी। रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ ए क्रिटिकल एक्टिविटी यूजली इंकर्स एडिशनल डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती हैं? जो मटेरियल और लेबर उस प्रोडक्ट का या उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाती है। कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इसके सोल्यूशन के लिए क्रैशिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनको कम करना पड़ेगा। जो क्रैशिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रिटिकल पाथ्स हैं, उनको शॉर्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल ड्यूरेशन है वो कम हो सके। रीज़न फॉर इम्पोज्ड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है? इसकी वजूहत होती हैं। कस्टमर कहता है कि बिफोर टाइम मुझे मुकम्मल कर दें। नंबर टू, मार्केट का प्रेशर इतना है कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को डिले करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम आती है। जिस तरह JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 3 था, उसकी ज़रूरत थी क्योंकि अभी हमने नाइजीरिया के साथ भी सौदा किया हुआ है, म्यांमार के साथ भी सौदा किया हुआ है, मलेशिया भी इंटरेस्टेड है मिडल मिड कॉस्ट के, और उसके बाद आगे ब्राज़ील से भी हमारा ऑर्डर प्रोसेस होना है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। और फिर हमने ताज़ा ताज़ा इंडिया को थप्पड़ मारे थे पिछले से पिछले साल, और उसके 2 त्यारे से JF-17 थंडर ने ही गिराए थे। अल्लाह ने भी मौका दिया इसकी कैपेबिलिटी को साबित करने का। तो ये ब्लॉक 3 अगर हम डिले करते हैं तो हमारे कस्टमर हाथ से निकल जाएंगे। इंसेंटिव हो सकते हैं, बाज़-औक़ात को बोनसेस हैं या कुछ अनसीन फॉरसीन डिलेज है उसको रोका जाए, या कोई गुडविल के लिए या ओवरहेड प्रेशर के लिए, या फिर बाज़-औक़ात आप प्रेशर को रिड्यूस करने चाहते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ, तो इसलिए आप इसमें टाइम स्पैन में शॉर्टन इसकी करते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे पास? क्या क्या ऑप्शन है? नंबर 1, एडिंग रिसोर्सेज। आप पैसे, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ा दें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉस्ट जो है सारी की सारी उस तरफ लगा दें। मेरे पास 3 प्रोजेक्ट हैं, एक प्लाजे का है, एक 2 कनाल के घर का है और एक मेरे पास एक फैक्ट्री का है। तो मैं उन दोनों में से सबसे ज़्यादा जो एक्सपेडाइट प्रोसेस है वो कह रहे हैं जी कि हमें आप ना ये फैक्ट्री पहले मुकम्मल करके दें। तो मैं उसका टाइम स्पेंड रखा हुआ था 1.5 साल, तो मैं उसको रिड्यूस करना चाहता हूँ। तो मैं अपने बाकी रिसोर्सेज जो है उनको यहाँ एडजस्ट करके यूटिलाइज करने की कोशिश करूँगा ताकि टाइम ड्यूरेशन जो है वो यहाँ कम हो जाए। आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट वर्क के जितने प्रोजेक्ट अदर्स हैं उनके को आउटसोर्सिंग की जाए। उनके लिए शेड्यूल का जो टाइम है उसमें पहले तो गुंजाइश नहीं थी, लेकिन जब मैंने एक्सीलरेट करनी है स्पीड, तो मुझे इस स्पीड को एक्सीलरेट करने के लिए क्या करना है? ओवर टाइम फिर बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद रात की शिफ्टें भी लगानी पड़ेगी। एस्टेब्लिशिंग ए कोर प्रोजेक्ट टीम। पंजाब कॉलेज एक प्रोजेक्ट बना रहा है, पंजाब कॉलेज में बिल्डिंग बनानी है। अब वहाँ पर वो प्रोजेक्ट है 4 महीने का, लेकिन उन्होंने ठेकेदार से कहा जी 1.5 महीने अढ़ाई के अंदर मुकम्मल कर दें, क्योंकि हमने यहाँ ICOM, BCom और BSc और FSc की क्लासेस लगानी है। तो आपको आउटसोर्सिंग करके यहाँ पर ओवर टाइम भी लगाना पड़ेगा और एक प्रोजेक्ट की कोर टीम यहाँ लगानी होगी। डू इट ट्वाइस फास्ट एंड करेक्टली। तो एक चीज़ ये कि अंधाधुंध नहीं आपने
फायरिंग शुरू कर देनी। आपने ये चीज़ देखनी है कि ये जो मैं यहाँ पर सारा काम कर रहा हूँ, उसकी जो यहाँ पर है उसकी स्पीड करेक्ट बुनियादों पर फास्ट हो। ये नहीं है कि मैं उसको अंधाधुनी उसके ऊपर पैसे लगाने शुरू कर दूँ, मटीरियल बजरी सीमेंट क्रश वगैरह, नहीं। उसके बाद अब फास्ट ट्रैक, हमारे पास हर प्लान होती है ए और प्लान टू। अगर मैंने फास्ट ट्रैक से लाहौर पहुँचना है तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर किराए पर रहता हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मोटरवे के करीब कोई रहायश हो जहाँ से मैं फौरी मोटरवे पे गाड़ी ले जाऊँ, और उसके बाद वहाँ पर मोटरवे के करीब ही कहीं आगे जाके मेरा घर होना चाहिए, ताकि मैं 1.5 घंटे के अंदर आराम के साथ यहाँ से लाहौर पहुँच जाऊँ। लेकिन अगर मेरा घर अंदरूनी शहर है और उसके बाद यहाँ से भी अंदरूनी शहर से मैंने जाना है, तो कम से कम मुझे 1.5 घंटे का मार्जिन, या घंटे का मार्जिन, या 45 मिनट का मार्जिन एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक में क्लाइम नहीं कर सकता। फास्ट ट्रैक लगाने के लिए ज़रूरी है। क्रिटिकल चेंज दिखनी होगी, दूसरे प्रोजेक्ट की जो है वो स्कोप को रिड्यूस करना होगा, और क्वालिटी पे आप कंप्रोमाइज़ ना करें। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें, वरना सारा किया धरा बैठ जाएगा। प्रोजेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट दैट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी पर्टिकुलर वर्क पैकेज और प्रोजेक्ट एक्टिविटी। इसमें सुपरविजन है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन है, कंसल्टेंट्स हैं, और इंटरेस्ट है। अच्छा, कॉस्ट दैट वेरी इंक्रीज विद टाइम, जो कॉस्ट आपकी आप बढ़ाने के लिए ला रहे हैं, हो सकता है इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, अगर आप टाइम डिक्रीज करना चाहते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट दैट कैन नॉट बी असाइंड डायरेक्टली टू a specific work package or project activity like labor, material, equipment and subcontractors। अच्छा, जिसके बाद क्रैशिंग एक्टिविटी इंक्रीज डायरेक्ट कॉस्ट, मैंने पहले बताया, जहाँ भी आपने क्रैश प्रोग्राम लगाना है वहाँ पर आपको मटेरियल, लेबर, ये डायरेक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ही आपका वो काम वक्त से पहले मुकम्मल होगा, अदरवाइज तो नहीं है। और ये सारी प्लानिंग आपके प्रोजेक्ट मैनेजर ने करनी है, कि अगर मुझे ये कहा जाता है कि आप इसको बिफोर टाइम मुकम्मल करें, यानी इनमें से कोई सूरत हाल दरपेश है हमें, या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो फिर आपकी डायरेक्ट कॉस्ट इसमें इंक्रीज हो जानी है। अच्छा जी, सबसे पहले आप इसको कैसे करेंगे? आइडेंटिफाइंग डायरेक्ट कॉस्ट टू रिड्यूस द प्रोजेक्ट टाइम, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अगर मैं एक टैंकी बनाने का, मेरे पास वाटर प्लांट बनाने का है कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं ये देखूंगा कि यार इसकी कहाँ से स्पीड जो एक्सपीडाइट करूँगी, ताकि टाइम कम हो जाए। अब ज़ाहिर है कि जब उसके ऊपर लेंटर डाला जाता है, या जब उसके ऊपर वो क्रश के लिए किया जाता है, तो ये इसको ठहराव के लिए भी तो कोई टाइम चाहिए ना। यकदम तो नहीं मैं उसकी 3 मंजिल खड़ी कर दूंगा। आज ये लेंटर डाला गया है और बुनियादें भी कच्ची हैं, तो मैंने उसके ऊपर तीसरी शिफ्ट का काम शुरू कर दिया। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्रैश होगा। आपको डायरेक्ट कॉस्ट जब इंक्रीज करनी है, तो ये चीज़ मद्देनजर रखनी है कि मैं किस तरीके से डायरेक्ट कॉस्ट को और इनडायरेक्ट कॉस्ट को मैनेज करूं टाइम के हवाले से। सर्च क्रिटिकल एक्टिविटीज फॉर लोएस्ट डायरेक्ट कॉस्ट एक्टिविटीज टू शॉर्टन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अगर आपने इस ड्यूरेशन को कम करना है, तो आपको क्रिटिकल एक्टिविटीज को लोएस्ट कॉस्ट की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो उसके बाद है कंप्यूट टोटल कॉस्ट फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन एंड कंपेयर टू द बेनिफिट ऑफ रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट टाइम। फिर आप प्रोजेक्ट टाइम रिड्यूस करने के लिए टोटल कॉस्ट को सम करना शुरू करेंगे। सम टाइम कॉस्ट बच जाएगी और सम टाइम आपकी कॉस्ट नहीं बचेगी। इसको ग्राफिकली देखते हैं ड्यूरेशन के वाले से। एक प्रोजेक्ट हमने मुकम्मल करना है, और प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का टाइम से हमारे पास है जनाब 12 मंथ या 16 मंथ। तो मैं अब आपके लिए सारे को एक्सप्लेन करता हूँ। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो कॉस्ट भी ज़ीरो थी और टाइम भी ज़ीरो थी। पहले 4 मंथ इतना, फिर उसके बाद फिर उस इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरमिंगल होनी शुरू हो गई। जब 10th मंथ या 9th मंथ या 11th मंथ शुरुआत उस प्रोजेक्ट का, तो उसका वो पीक टाइम आ गया। पीक टाइम, ये वाला पीक टाइम कॉस्ट है। इस वक्त सबसे ज़्यादा कॉस्ट आपने लगानी है पीक टाइम, क्योंकि
या पी टोटल कॉस्ट सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट के शुरू में लगानी पड़ती है, या पीक पे लगानी पड़ती है, या फिर एंड पे लगानी पड़ रही है। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट ने जहाँ इनडायरेक्ट कॉस्ट को इंटरसेक्ट किया एक वो पॉइंट, और जहाँ पर इनडायरेक्ट कॉस्ट ने इन तीनों को इंटरसेक्ट किया एक वो पॉइंट जो है, वो हमारे लिए टाइम ड्यूरेशन के ग्राफ को प्रेजेंट करता है। इसकी मदद से आप सारी चीज़ें देखते हैं। हर बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ द सिलेक्टेड प्रोजेक्ट, ये आपको पता होनी चाहिए। टोटल कॉस्ट कितने बिलियन डॉलर है, टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट कितने मिलियन डॉलर है, ड्यूरेशन कितना है, सम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ दी सिलेक्टेड ड्यूरेशंस, कंपेयर एडिशनल कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स फॉर दी बेनिफिट्स। तो इन बेनिफिट्स के लिए सारी सूरत आपने चेक करनी है। ये सारे काम प्रोजेक्ट मैनेजर ने करने हैं, मैं और आप बैठ के नहीं कर सकते, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जितनी एक्यूरेट आपकी असर्टेनमेंट होगी, जितनी एक्यूरेट आपकी मैचिंग ऑफ कॉस्ट होगी, जितनी एक्यूरेट आपकी एस्टिमेशन होगी, उतनी ही डेविएशन जो है वो कम से कम होगी। Determining activities to shorten the activities with the smallest increase in cost per unit of time. Assumption cost relationship linear है, linear का मतलब है straight है, कम काम कम cost, ज़्यादा काम ज़्यादा cost. Normal time assumes low cost, efficient method to complete the activities. उसके बाद क्रैश टाइम रिप्रेजेंट लिमिट द ग्रेटेस्ट टाइम। अब मैं कहता हूँ 4,000 मजदूर जो है ना वो यूनिवर्सिटी का एक हॉस्टल बनाने के लिए लगा दीजिए। तो 4,000 मजदूर का तो वो काम ही नहीं है, वहाँ पर तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो मिस्त्री ज़्यादा रखने हैं, और उसके बाद इससे ज़्यादा का तो आपकी कोई सूरत ही नहीं है, इससे ज़्यादा तो आपको कोई काम ही नहीं है। ये सारी चीज़ें तो वहाँ मौजूद ही नहीं है। वहाँ पर आप 4,000 की लेबर लगा देंगे तो वहाँ तो वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएंगे। क्रैश प्रोग्राम की भी तो एक लिमिट ही है ना। उसके बाद स्लोप है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताई कि ये स्लोप है, ये कॉस्ट आपकी डिक्रीज होनी शुरू हुई है डायरेक्ट। आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्रीज होती जाएगी, जो जो आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल होता जाएगा तो कॉस्ट डिक्रीज होती जाएगी। ये स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। जिस जिस चीज़ को आपने एक्सेलरेट करना है वो नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम को मिलाकर आपको चेक करनी होगी। अच्छा जी, एक्टिविटी ग्राफ को देखते हैं। ये हमारा ड्यूरेशन है और ये हमारी कॉस्ट है। तो सबसे पहले हम इसकी तरफ आते हैं, इसको देखते हैं इसका क्या मतलब है। जिस वक्त प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है तो जीरो कॉस्ट जीरो ड्यूरेशन। पहला काम जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले आपकी कॉस्ट बढ़ी, कितनी बढ़ी जी? 5 महीने में आपने कितना एक्सपेंस किया? $400 आपने एक्सपेंस किया। ये सिचुएशन है मंथ 5, और उसके बाद आपका इतना मिलियन कॉस्ट। अब आप क्रैश प्रोग्राम लगाते हैं, ये आपका नॉर्मल आउटपुट है जिसे आपने 10 महीने में मुकम्मल करना है। अब आप इसको करना क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि अभी तक आपका कोई इसको एक्सेलरेट करने का प्रोजेक्ट को कोई नहीं है कि आप इस प्रोजेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, आपने नॉर्मल टाइम में किया। अगर यही 10 महीने का प्रोजेक्ट आपने 5 मंथ में मुकम्मल करना हो तो फिर क्या कैफियत होगी? फिर आप इसको कैसे चेक करेंगे? फिर अगर आपने करना है तो ज़ाहिर एक्सपेंस तो $800 मिलियन ही रहना है या $800 ही रहना है। आप इस टाइम को बढ़ाना चाहते हैं तो क्रैश प्रोग्राम के लिए टाइम को कम करना है और स्पीड को बढ़ाना है। तो वही प्रोजेक्ट आपका जो पहले ओवरलैप कर रहा था 10 मंथ तक, नाउ आफ्टर द चेंज इट विल बी कंप्लीटेड विद इन 5 मंथ्स। 5 महीने में ये काम मुकम्मल होगा। 5 महीने। अच्छा, इसके बाद फिर हम इसका देखते हैं कि पर यूनिट क्या कैफियत है। अब इसको वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करते हैं। वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड किया जाता है कि इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम कैसे टैकल करेंगे, इसकी सारी की क्या कैफियत है। नंबर 1, आईडी क्या है? ABCD। स्लोप क्या है? वो हमारे पास टाइम कितना, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, कितने का प्रोजेक्ट?
नॉर्मल कॉस्ट कितनी, क्रैश टाइम के बाद क्या सिचुएशन है, और कॉस्ट कितनी आपको इंकर करनी पड़ेगी। ये सारे शेड्यूल में मुख्तलिफ चीज़ों से हम टैकल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ट्रेड ऑफ। अच्छा जी, जो टाइम हम यहाँ से सेव करेंगे वो फिर कहाँ पर स्पेंड करेंगे। हो सकता है हमारे पास कोई 2-3 प्रोजेक्ट हो चल रहे, 5-6 प्रोजेक्ट हो चल रहे, 7-8 प्रोजेक्ट हो चल रहे, तो उन प्रोजेक्ट के ऊपर वो सारे का सारा फिर काम आप टाइम लगाते हैं। ए प्रोजेक्ट है वो इतने टाइम में मुकम्मल होना है, बी सी डी, और ये से अपने कॉस्ट के हवाले से इसको बाइफरकेट किया हुआ है कि आपका टोटल एक्सपेंस जो है वो $450 मिलियन या $450 होगा अगर आप 25 यूनिट टाइम यूज़ करते हैं। अगर आप टाइम 24 यूनिट यूज़ करते हैं तो आपकी ये एक्टिविटीज़ की दूसरी चेन रन होगी। तो इसको आपने ट्रेड ऑफ के ज़रिए, यानी जो वक़्त आपका बचा है उसको आपने कितने डॉलर्स में अर्न किया है, सारी कॉस्ट पे क्या इंक्रीज़ हुआ है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक करते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। इसी सारी ग्राफिंग को आगे अंडरस्टैंड करने के लिए हम समरी में ले आते हैं। अगर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 25 मंथ, अगर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 24 मंथ, 23 मंथ, 22 मंथ, 21 मंथ, 21 मंथ में वो प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल होता है $810 में, 25 मंथ में वो मुकम्मल होता है $850 में। अच्छा जी, उसके बाद 24 मंथ में वो $820 में, तो 23 मंथ में वो $795 में, 22 मंथ में वो $775 में। तो इनमें से जो लोएस्ट टाइम शेड्यूल और लोएस्ट कॉस्ट शेड्यूल होगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसमें आपके पास टाइम भी सेव होगा। देखिए कितना टाइम आप बचा रहे हैं, टाइम को चेक कर लेते हैं। रूटीन में वो 25 मंथ था, आपने 3 मंथ सेव किए। अच्छा जी, अगर आप 4 मंथ सेव करते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है। अच्छा जी, जो प्रोजेक्ट $850 मिलियन का था वो तकरीबन $75 मिलियन आपने सेव कर लिए। $75 इस यूनिट में, या $75 मिलियन आपने सेव कर लिए। वो प्रोजेक्ट 25 महीने में मुकम्मल होता तो आपका एक्सपेंस आता $850 मिलियन। लेकिन अगर आपने 22 मंथ में टाइम क्रैश प्रोग्राम के साथ यूज़ किया है तो $775 मिलियन में वो मुकम्मल हो गया है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ